कहानी की शुरुआत में ब्रैड नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पर लेटे हुए किन्हीं गहरे ख्यालों में खोया होता है, क्योंकि आज सुबह उसके साथ कुछ ऐसी बात हुई होती है जिसके बारे में सोच सोच कर वो काफी रात तक सो नहीं पाता। दरअसल ब्रैड एक नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद करने वाली समाज सेवी संस्थाओं और पैसा डोनेट करने वाले लोगों को एक साथ लाने का काम करता है। लेकिन आज सुबह उसके इस छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक एम्प्लॉय उसे अपना इस्तीफा सौंप देता है और कहता है कि वो रोज रोज लोगों को फोन करके उनसे पैसा मांगने के बजाय कोई दूसरा अच्छा काम करके ज्यादा पैसा कमा सकता है। उसकी ये बात ब्रैड को अपने मुंह पर एक तमाचे की तरह लगती है, क्योंकि वो उसके काम को बहुत छोटा और मामूली बताकर चला गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात में सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि उसके कॉलेज के कुछ दोस्त उससे बहुत आगे निकल गए थे, जिनमें से एक निक पास्कल हॉलीवुड का मशहूर डायरेक्टर बन गया था और अपने आलीशान बंगले में ऐश की जिंदगी जी रहा था। दूसरा जैसन हेडफील्ड हाल ही में एक बड़ी कंपनी का सीईओ बना था और सुनने में आया था कि उसके अपने खुद के तीन बंगले हैं। तीसरा बिली वर्सलर अपनी टेक कंपनी को बेचकर 40 की उम्र में ही रिटायर हो चुका था और विदेश में एक पूरा आइसलैंड खरीदकर वहां अय्याशी भरी जिंदगी जी रहा था। उसका चौथा दोस्त क्रैग फिशर सरकार में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर था और अपनी राजनीति पर लिखी एक किताब की वजह से वो इतना फेमस हो गया था कि हमेशा टीवी पर आता रहता था। उन सब के मुकाबले अपनी जिंदगी को देखकर ब्रैड अपने आप को एक हारा हुआ इंसान समझने लगता है, जबकि वो खुद भी कोई गरीब नहीं था। वो एक छोटे कस्बे में जरूर रहता था और उसका बिजनेस भी छोटा जरूर था, लेकिन इसी बिजनेस की बदौलत वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। उसका एक प्यारा सा खूबसूरत घर था और पास में एक अच्छी कार भी थी। साथ ही उसकी वाइफ मेलिनी भी एक अच्छी सरकारी नौकरी पर थी और उसका 17 साल का बेटा ट्रॉय पढ़ाई में बहुत होनहार था। लेकिन वो जब कभी भी अपने दोस्तों की हाई क्लास जिंदगी पर नजर डालता था तो उसे ऐसा लगने लगता था जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। अगले दिन ब्रैड अपने बेटे ट्रॉय के साथ बोस्टन सिटी के लिए निकलता है, क्योंकि ट्रॉय ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब ग्रेजुएशन के लिए उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में होना था। ब्रैड की वाइफ मेलिनी उन दोनों को एयरपोर्ट तक छोड़ देती है, जहां ब्रैड लंबी लाइन में लगने की बजाय वीआईपी एंट्री से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसके पास एक सिल्वर फ्लायर कार्ड था। लेकिन सिक्योरिटी वाला उसे ये कहकर वापस कर देता है कि ये लाइन सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड वालों के लिए है। इस तरह अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में ब्रैड को अपने जवान बेटे के सामने काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब वो कहता है कि इस बार वो बिजनेस क्लास में जाएंगे। ये कहकर वो अपने इकोनॉमी क्लास के टिकट्स को बिजनेस क्लास में बदलवाने के लिए काउंटर पर चला जाता है, जिसका चार्ज $1600 से भी ज्यादा होता है। ब्रैड इज्जत की खातिर ये चार्ज भी झेलने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी कस्टमर सर्विस उसके टिकट्स को बदलने से मना कर देती है, क्योंकि उसने ये टिकट किसी ऐसी वेबसाइट से खरीदे थे जहां उसे टिकट खरीदने पर भारी डिस्काउंट मिला था। इस तरह हार कर वो अपने बेटे के साथ इकोनॉमी क्लास में ही जाकर बैठ जाता है और टिकट न बदलवा पाने के लिए उससे सॉरी कहता है। यहाँ वो फिर से उन्हीं ख्यालों में खोने लगता है कि उसके अमीर दोस्त कभी भी इकोनॉमी क्लास में नहीं बैठते होंगे। यहाँ तक कि जैसन के पास तो अपना खुद का प्राइवेट प्लेन भी था, जिसकी तस्वीरें वो अक्सर सोशल मीडिया पर डालता रहता था। अब सोशल मीडिया पर अपने दोस्त जैसन और क्रैग की बीवियों को देखकर वो सोचने लगता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जरूर उनकी बीवियां उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती होंगी, लेकिन उसकी वाइफ मेलिनी वो तो एक आदर्शवादी महिला थी जिसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था और उनके पास जो कुछ भी था वो उसी में हमेशा खुश रहती थी। ब्रैड को अब ये एक वजह लगने लगती है अपने दोस्तों से पीछे रह जाने की, क्योंकि कॉलेज के दिनों में वो एक स्मार्ट स्टूडेंट था जिसमें एक कामयाब इंसान बनने का जुनून भरा हुआ था। लेकिन फिर वो सोचता है कि मेलिनी का इसमें क्या दोष है, जबकि कसूर तो खुद उसी का है, क्योंकि अपने सारे फैसले तो खुद उसी ने लिए थे। इस तरह बोस्टन सिटी पहुंचकर ब्रैड एक होटल में अपने लिए रूम बुक कर लेता है, जहां कुछ देर आराम करने के बाद वो बाहर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के दौरान ब्रैड ट्रॉय से पूछता है कि सबसे पहले उन्हें किस कॉलेज में इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ट्रॉय से बताता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसकी पहली चॉइस है। वो कहता है कि उसके हाई स्कूल टीचर को पूरा विश्वास है कि वो जिस कॉलेज में भी चाहेगा उसे एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स के साथ साथ वो कंपटीशन लेवल का पियानो भी बजा लेता है। उसकी ये बात सुनकर ब्रैड हैरान रह जाता है और बहुत खुश भी होता है। उसे ये तो मालूम था कि उसका बेटा काफी होनहार है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतना टैलेंटेड होगा कि उसका हार्वर्ड जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। होटल वापस पहुंचकर वो ट्रॉय को गर्व के साथ देखकर मुस्कुराता रहता है और सोचने लगता है कि उसे अपनी जिंदगी से भला कैसे कोई शिकायत हो सकती है। उसके दोस्त भले ही दौलत में उससे ज्यादा अमीर हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके बच्चे भी ट्रॉय की तरह ही टैलेंटेड भी हों। जरूर उन्हें बाप की दौलत ने बिगाड़ दिया होगा और शायद वो ड्रग्स भी लेने लगे हों। इस तरह अगले दिन वो ट्रॉय को इंटरव्यू के लिए लेकर खुशी खुशी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है
और वेटिंग रूम में बैठकर एक लेडी से अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधने लगता है। लेकिन तभी ट्रॉय इंटरव्यू रूम से बाहर आकर उसे एक बुरी खबर सुनाता है कि वो इंटरव्यू के लिए लेट हो गया है। उसके इंटरव्यू की डेट कल थी और अब रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। ये सुनकर ब्रैड का दिमाग खराब हो जाता है और जब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं मानता तो बाहर आकर वो ट्रॉय के ऊपर चिल्लाने लगता है कि आखिर वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपनी इंटरव्यू की डेट तक याद नहीं रख सकता। ट्रॉय उसे सॉरी कहता है और दूसरे स्टूडेंट्स के सामने इस तरह चिल्लाने से मना करता है क्योंकि थोड़ी देर में वो उन सब के साथ कॉलेज कैंपस के अंदर घूमने जाने वाला था। इस तरह ब्रैड उसे कैंपस में घूमने के लिए भेजकर अपनी वाइफ मेलिनी को फोन करके ये सब बताता है और उससे पूछता है कि क्या उनका कोई ऐसा जान पहचान वाला नहीं है जो ट्रॉय की सिफारिश लगाकर उसका इंटरव्यू करा सके। मेलिनी याद करने लगती है और फिर कहती है कि वो अपने दोस्त क्रैग फिशर से मदद क्यों नहीं मांग लेता, जिसकी मौजूदा सरकार में बहुत अच्छी बात है और हार्वर्ड वाले कभी कभी उसे अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए भी बुलाते हैं। इस बात पर ब्रैड खामोश हो जाता है और फिर ये कहकर फोन काट देता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। अब वो परेशान सा सड़कों पर घूमता हुआ याद करने लगता है कि कई साल पहले जब पहली बार उसे पता चला था कि क्रैग फिशर एक बड़ा पॉलिटिशियन बन गया है तो उस वक्त वो न्यूयॉर्क जाकर उससे मिला था और उसे अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, इस उम्मीद में कि शायद वो अपनी जान पहचान के कुछ पावरफुल लोगों से उसे मिलवा कर उसके ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सके। लेकिन क्रैग ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और उसे गिरी हुई नजरों से ऐसे देखा था जैसे वो उसका कीमती टाइम बर्बाद कर रहा हो। यहाँ तक कि बाद में भी जब उसने उसका हालचाल पूछने के लिए पर्सनल मैसेज किया था तो भी उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया था, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। ब्रैड ने उसके बाद से फिर कभी भी क्रैग फिशर से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज अपने इकलौते बेटे के फ्यूचर की खातिर वो अपनी ईगो को भूलकर न चाहते हुए भी उसका नंबर लगा देता है। लेकिन जब वो नंबर बंद आता है तो फिर वो उसका नंबर लेने के लिए अपने दूसरे कॉलेज फ्रेंड बिली वर्सलर को फोन करता है। ब्रैड उसका हालचाल पूछने लगता है लेकिन उसका ये दोस्त बिली उसके सामने अपनी कामयाबी का दिखावा करने लगता है कि वो समुद्र के किनारे अपने आइसलैंड पर अपनी 2 खूबसूरत गर्लफ्रेंड्स के साथ मजे कर रहा है। वो उसे ये भी बताता है कि पिछले महीने वो सारे दोस्त उनके प्रोड्यूसर दोस्त निक की शादी में शामिल हुए थे, जहाँ कोई कह रहा था कि ब्रैड किसी छोटी मोटी समाज सेवी संस्था में नौकरी करता है। निक की शादी की खबर सुनकर ब्रैड को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे इस शादी में इनवाइट नहीं किया गया था। वो सोचने लगता है कि ये दोस्ती नहीं थी जिसने उसके बाकी दोस्तों को अभी तक आपस में जोड़ कर रखा है, बल्कि उनका कामयाबी का ऊंचा लेवल था। अब उसे लगने लगता है कि वो सिर्फ अपनी ही नजरों में नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में भी एक नाकाम इंसान है। अचानक वो एक झटके से इन ख्यालों से बाहर आता है और तुरंत बिली का भेजा हुआ क्रैग फिशर का दूसरा नंबर लगाता है। लेकिन जब वो फोन नहीं उठाता तो ब्रैड उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि किसी इमरजेंसी की वजह से वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। अब पूरा दिन बीतने के बाद भी क्रैग वापस कॉल नहीं करता, लेकिन अगले दिन एक रेस्टोरेंट में नाश्ते के दौरान उसकी कॉल आती है। उसे लगा था कि शायद ब्रैड किसी की मौत की खबर देने के लिए उससे बात करना चाहता है, लेकिन ब्रैड उसे सारी बात बताकर उसकी हेल्प मांगता है जिससे उसके बेटे का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। क्रैग उसे मदद का भरोसा देकर फोन काट देता है, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस फोन करके बताता है कि उसने ट्रॉय के इंटरव्यू का सारा इंतजाम कर दिया है और कल वो हार्वर्ड जाकर अपना इंटरव्यू दे सकता है। साथ ही कल रात को वो ब्रैड के साथ डिनर करने के लिए भी कहता है क्योंकि कल वो भी किसी काम के सिलसिले में वहां आने वाला था। ब्रैड ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अब वो सीना चौड़ा करके अपने बेटे ट्रॉय को ये खुशखबरी सुनाता है, जिसे कुछ देर तक यकीन ही नहीं हो पाता कि उसके फादर की इतनी ऊंची पहुंच भी हो सकती है। ट्रॉय के चेहरे की खुशी देखकर ब्रैड फिर से ख्यालों में खोने लगता है और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को अपने बेटे में पूरी होती देखने लगता है। वो इमेजिन करने लगता है कि हार्वर्ड से पढ़कर ट्रॉय एक कामयाब और फेमस म्यूजिशियन बन जाएगा और इस तरह वो अमीर ना सही लेकिन अमीर बेटे का बाप जरूर कहलाएगा। लेकिन एक बार फिर से वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है, जैसे अगर कामयाब होने के बाद ट्रॉय कभी उसे याद ही ना करे और सबके सामने उसे अपना बाप बताने में भी शर्म महसूस करे। सबसे खतरनाक ख्याल उसे तब आता है जब रास्ते में वो एक लड़के को गिटार बजाकर पैसे मांगते हुए देखता है। अब उसके अंदर एक डर जागने लगता है कि हार्वर्ड से पढ़ने के बाद भी ट्रॉय कहीं ऐसी ही सड़कों पर गिटार बजाता ना फिरे। अगर ऐसा हो गया तो उसके दोस्त उसे और भी गिरी हुई नजरों से देखेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। इस तरह उसका पूरा दिन इन्हीं अच्छे बुरे ख्यालों में बीतता है। अब रात को ट्रॉय ब्रैड को अपनी फ्रेंड्स अनन्या और माया से मिलवाता है, जो हार्वर्ड में ही फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। ट्रॉय उन्हें इसलिए जानता था क्योंकि वो दोनों उसी की तरह म्यूजिशियन भी थी और उसने उनके साथ एक चैरिटी के लिए म्यूजिक कंसर्ट भी किया था। ब्रैड के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनकर अनन्या उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और बताती है कि वो खुद भी मदर टेरेसा जैसी समाज सेवी औरतों के बारे में एक शोध लिख रही है। वो बड़ी दिलचस्पी के साथ उसे अपने शोध से जुड़ी कुछ और बातें बताने लगती है। अनन्या की इन आदर्शवादी बातों को सुनकर ब्रैड को अपना कॉलेज वाला रूप याद आने लगता है, जब उसके ऊपर भी इसी तरह समाज सेवा का जुनून सवार था और जिसके चलते उसने अपना यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था।
लेकिन अपने सामने दो खूबसूरत जवान लड़कियों को देखकर वो अपने दोस्त बिली और उसकी दो खूबसूरत गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचने लगता है और इमेजिन करने लगता है कि अगर वो भी बिली की तरह कामयाब और पैसे वाला होता तो अनन्या और माया जैसी उसकी भी दो गर्लफ्रेंड्स होती और वो भी उनके साथ जिंदगी के मजे कर रहा होता। अब डिनर के बाद अनन्या उन्हें अपने साथ सामने वाले बार में चलकर कुछ और बातें करने के लिए कहती है। ब्रैड भी उसके साथ जाना चाहता था लेकिन ट्रॉय मना कर देता है क्योंकि उसे कल सुबह हार्वर्ड अपने इंटरव्यू के लिए जाना था। इसके बाद होटल रूम में आकर ट्रॉय तो सो जाता है लेकिन ब्रैड चुपके से उठकर उसी बार में चला जाता है जहां अनन्या उसे देखकर उसके पास आ जाती है और वो दोनों काफी वक्त तक बातें करते रहते हैं। इस बीच अनन्या उससे कहती है कि वो भी उसी की तरह समाज सेवा से जुड़े काम को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है, तो वो उसे क्या सलाह देना चाहेगा। ब्रैड को ऐसा लगता है जैसे उसका कॉलेज वाला रूप टाइम ट्रेवल करके उससे पूछने आया हो कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ अपने दिल की बात बता देता है कि उसे नॉन प्रॉफिट और समाज सेवा जैसी चीजों के चक्कर में पड़ने की बजाय पहले पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए और जब वो बहुत सारा पैसा कमाकर अमीर बन जाए तो फिर जितना चाहे उतनी समाज सेवा करे। ब्रैड को लगा था कि अनन्या उसके दर्द को जरूर समझेगी और उससे हमदर्दी जताएगी, लेकिन वो हैरान होकर उसे देखने लगती है और अब तक उसकी आंखों में ब्रैड के लिए जो इज्जत थी वो गायब सी होने लगती है। ब्रैड अब अपनी बात को समझाने के लिए उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है कि अपने कॉलेज के दोस्तों की तरह वो भी फेमस और अमीर बन सकता था, लेकिन आज वही दोस्त उसे अपनी पार्टियों तक में इनवाइट नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके जैसे ऊंचे लेवल का कामयाब इंसान नहीं है। अनन्या ध्यान से उसकी सारी बातें सुनती रहती है और फिर कहती है कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि 1% अमीर लोग उसे अपनी डिनर पार्टी में इनवाइट नहीं करते। वो कहती है कि जिन लोगों की मदद के लिए वो अपना नॉन प्रॉफिट चलाता है शायद उनकी जिंदगी को उसने करीब से नहीं देखा है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए यही बड़ी खुशी की बात होती है कि उन्हें पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है। आखिर में वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो एक बहुत ही शानदार काम कर रहा है जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी फैल रही है। उसकी ये सारी बातें सुनकर ब्रैड उसे देखता रह जाता है और फिर कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद अनन्या उसे कल रात होने वाले अपने म्यूजिक कंसर्ट में इनवाइट करती है और फिर ब्रैड वहां से अपने होटल रूम में आकर सो जाता है। अगली सुबह वो ट्रॉय को साथ लेकर हार्वर्ड उसके इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। अब बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए उसके पास उसके दूसरे कॉलेज के दोस्त जैसन हैटफील्ड का फोन आता है क्योंकि ब्रैड ने कल क्रैक का नंबर लेने के लिए पहले उसी के पास फोन किया था, लेकिन उस वक्त वो उसका नंबर रिसीव नहीं कर पाया था। ब्रैड उसका हालचाल पूछने लगता है लेकिन जैसन परेशान आवाज में उससे कहता है कि इस वक्त वो उससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। उसे एक जरूरी मीटिंग के बाद हॉस्पिटल जाना है क्योंकि उसकी 3 साल की बेटी को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई सीरियस बीमारी हो गई है और पता नहीं अब उस मासूम के साथ क्या होगा। ये खबर सुनकर ब्रैड को बहुत दुख होता है और वो इसी के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि बाहर आने के बाद वो ट्रॉय से उसके इंटरव्यू के बारे में भी पूछना भूल जाता है। लेकिन ट्रॉय खुद ही उसे बताता है कि जिस आदमी से उसने सिफारिश लगवाई थी उसकी वजह से उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और उसे पूरी उम्मीद है कि अब हार्वर्ड में उसे एडमिशन मिल ही जाएगा। ये सुनकर ब्रैड बहुत खुश होता है और अब वो टफ्स नाम की एक दूसरी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं जो कि ट्रॉय की दूसरी चॉइस थी। ब्रैड ने खुद भी इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, इसलिए वहां पहुंचकर वो ट्रॉय को कैंपस में घूमता हुआ छोड़कर अपने फेवरेट प्रोफेसर बॉब कॉनर से मिलने अंदर चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उनकी कुछ महीने पहले मौत हो गई थी। बॉब कॉनर का ब्रैड की जिंदगी पर गहरा असर रहा था और शायद उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए ही उसने समाज सेवा को अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला किया था। अब होटल पहुंचकर ब्रैड क्रेग फिशर के साथ डिनर के लिए जाने लगता है तो ट्रॉय उससे पूछता है कि उसके एडमिशन के लिए क्या उन्हें किसी ऐसे आदमी से खुशामद करनी पड़ी जिससे वो बात तक करना पसंद नहीं करते थे। ब्रैड कहता है कि नहीं, वो उसके बारे में गलत सोचता था, लेकिन ट्रॉय अब कहता है कि उसे टफ्स कॉलेज बहुत पसंद आया। वहाँ का माहौल काफी अच्छा है और वहाँ के टीचर्स और सीनियर स्टूडेंट्स काफी फ्रेंडली हैं और फिर उन्होंने भी तो इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, इसलिए वो कहता है कि हो सकता है वो हार्वर्ड की बजाय टफ्स में ही एडमिशन ले। उसकी ये बात सुनकर ब्रैड मुस्कुराकर क्रेग फिशर के साथ डिनर के लिए निकल जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो अपने बेटी की हेल्प करने के लिए उसका शुक्रिया करता है और अब वो दोनों अपने और अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद क्रेग उसे अपने बाकी दोस्तों की कहानियां सुनाने लगता है जो ब्रैड की नजरों में बहुत कामयाब थे। वो अपने प्रोड्यूसर दोस्त की मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो जितना भी कामयाब होता गया उतना ही ज्यादा वो गे भी होता चला गया और अब उसने शादी भी एक गे से ही की है। जब ब्रैड उसे जैसन हैटफील्ड की बेटी की बीमारी के बारे में बताने लगता है तो वो कहता है कि वो तो चोर है, उसने अपनी कंपनी में लगा हुआ कुछ पावरफुल लोगों का पैसा डुबो दिया जिसका उसके ऊपर केस चल रहा है और कुछ ही दिन में शायद उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ये कहकर वो हंसने लगता है और अब वो बिली के बारे में बताता है कि वो बहुत बड़ा पियक्कड़ और अय्याश है और जल्दी ही वो भी सड़क पर आने वाला है। ब्रैड अपने दोस्तों की ये कहानियां सुनकर सिर्फ इतना ही कहता है कि वो अब तक कितने अंधेरे में था। इस एक लाइन ने उसके अंदर चल रही सारी कहानी बयान कर दी थी। भले ही उसके पास अपने दोस्तों की तरह बहुत बड़ी दौलत ना हो, लेकिन उसकी फैमिली खुश है,
उसका नॉन प्रॉफिट बिजनेस भले ही छोटा हो, लेकिन इतने सालों से वो इसे बखूबी चला रहा है और उसके ऊपर किसी का भी 1 रुपये का कर्जा नहीं है। और उसका बेटा ट्रॉय हमेशा उसकी बहुत इज्जत करता है और उसमें किसी तरह की कोई बुरी आदत नहीं है। अचानक ब्रैड अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और उसे एहसास होता है कि क्रैग बातों को घुमा फिराकर उसकी भी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो ब्रैड जिस होटल में ठहरा हुआ था उसका नाम सुनकर वो कहता है कि उसने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। वो होटल अच्छा भी है ना। फिर वो कुछ ऐसी बात कहता है जैसे वो कहना चाह रहा हो कि जैसन और बिली की तरह बर्बाद होकर ही उसने ये मामूली सा नॉन प्रॉफिट शुरू किया हो। ब्रैड, जो कि शुरू में उससे बहुत ही खुश मिजाज और दोस्ताना अंदाज में मिला था, क्रैग के इस रवैये से अब उसका गुस्सा उबल पड़ता है। उससे सीधा सीधा पूछ लेता है कि आखिर वो उससे इस तरह क्यों बात कर रहा है। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल गया होगा, लेकिन वो भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। वो कहता है कि उसका नॉन प्रॉफिट बिजनेस भी कोई मामूली नहीं है, क्योंकि असल में वो इसके जरिए लोगों की मदद करता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो सब वाकई में दोस्त हैं, क्योंकि अगर वो दोस्त होते तो इस तरह एक दूसरे की जिंदगी का मजाक उड़ाकर उन्हें जलील करने की कोशिश नहीं करते। ये बातें सुनकर क्रैग ऐसे हैरान होने का नाटक करने लगता है जैसे उसे पता ही ना हो कि ब्रैड क्या कहना चाह रहा है। आखिर में ब्रैड एक बार फिर से अपने बेटे की मदद के लिए उसका शुक्रिया करता है, लेकिन वो डिनर किए बिना ही वहाँ से निकल जाता है और क्रैग फिशर बस उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ से वो सीधा अपने बेटे ट्रॉय के पास उसकी फ्रेंड अनन्या और माया के म्यूजिक कंसर्ट में चला जाता है। ट्रॉय उसे इतनी जल्दी वापस आता देखकर हैरान रह जाता है, तो ब्रैड कहता है कि असल में उसे यहीं उसके साथ रहना चाहिए था। अब अनन्या और माया के खूबसूरत म्यूजिक के बीच ब्रैड के अंदर ख्यालों का एक तूफान सा उठने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है उसे तो इस सब के लिए ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने बेटे का हार्वर्ड में एडमिशन कराने के लिए एक घमंडी इंसान से मदद मांगकर उसे अपनी इंसल्ट करने का मौका दे दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे कामयाब समझने लगे। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो चाह कर भी इन्हें रोक नहीं पाता। ट्रॉय ये सब देख लेता है, लेकिन यहाँ वो उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद जब वो होटल रूम पहुंचते हैं तो ट्रॉय उससे पूछ लेता है कि वहाँ उसे क्या हो गया था। ब्रैड अपने बेटे को अपने लिए परेशान देखकर उसे अपने दिल की बात बता देता है कि कभी कभी उसे शक होने लगता है कि लोग उसे एक नाकाम इंसान समझते हैं। ये सुनकर ट्रॉय कुछ सोचकर कहता है कि जब हार्वर्ड कैंपस के बाहर वो सबके सामने उसे डांट रहे थे तो उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग उसे इसी रूप में याद रखेंगे और उनके सामने हमेशा उसे शर्मिंदगी के साथ चलना पड़ेगा, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं है, वो दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए दूसरों की हमारे बारे में क्या राय है इस पर ध्यान देने की बजाय हमें उन लोगों की राय पर ध्यान देना चाहिए जो सच में हमारी परवाह करते हैं, और उसकी सबसे ज्यादा परवाह करती है उसकी फैमिली, उसका अपना बेटा। इसलिए अपने बाप के बारे में उसकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। ब्रैड पूछता है कि क्या है उसकी राय। इस पर ट्रॉय सिर्फ एक ही लाइन कहता है, आई लव यू। लेकिन इस एक लाइन से ब्रैड को आज उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया था। उसके चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो ट्रॉय से सिर्फ इतना ही कहता है, थैंक यू। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।